हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। दोस्तों, अब तक हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं चिंतन। दोस्तों, CDP में चिंतन टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके बेसिस पे पेडागोजिकल क्वेश्चंस फॉर्मेट होते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं चिंतन होता क्या है। देखिए, चिंतन मतलब होता है सोचना, अर्थात थिंकिंग। तो व्यक्ति कब सोचना शुरू करता है, यानी कि कोई प्राणी है जिंदा जिसमें जान होती है, वह सोचना या विचार करना कब प्रारंभ करता है। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सोचना या फिर विचार करना कहाँ चलता है। हमारे मस्तिष्क में। किसके मस्तिष्क में? प्राणी के मस्तिष्क में। किसके? प्राणी के। अब बात कर लेते हैं कि प्राणी या मनुष्य सोचना या विचार करना कब प्रारंभ करते हैं। जब उनके सामने कोई समस्या होती है। अगर चिंतन एक प्रोसेस है जो मस्तिष्क में चलती है, कब चलती है? जब कोई समस्या हमारे सामने होती है। मस्तिष्क में चलने के कारण यह मनोवैज्ञानिक कहलाती है। कैसी कहलाती है? मनोवैज्ञानिक। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होगी। तो चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी समस्या के समाधान के लिए की जाती है। अर्थात कैसे? मानव में व्याप्त ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया जिसमें मानव किसी समस्या के समाधान के लिए सोचता है, विचार करता है, चिंतन कहलाता है। एक बार इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। क्या परिभाषा? कैसे बात करेंगे? मानव में व्याप्त ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया जिसमें मानव सोचता है, विचार करता है, चिंतन कहलाती है। एक और तरीके से लिख सकते हैं हम इसे। कैसे? मानव में व्याप्त ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया जिसमें मानव किसी समस्या के समाधान के लिए सोचता है, विचार करता है, चिंतन कहलाता है या चिंतन प्रक्रिया कहलाती है। चिंतन प्रक्रिया कहलाती है। यहां से हमें पता चला चिंतन क्या है। चिंतन एक ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें हम किसी समस्या के समाधान के लिए सोचते हैं, विचार करते हैं, उसे चिंतन कहा जाता है। अब बात करते हैं यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। पहला क्वेश्चन, चिंतन कैसी प्रक्रिया है? पता चलेगा यहाँ से चिंतन एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। चिंतन कब किया जाता है? जब हमें किसी समस्या का समाधान करना होता है, तब हम करते हैं चिंतन। आगे बात कर लेते हैं कि चिंतन किस किस से मिलकर बना होता है।
या चिंतन में क्या क्या शामिल होता है। जब तक एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम बात कर रहे थे क्या, देखते हैं नोट नंबर 1, चिंतन प्रक्रिया में चिन्हों व प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। चिंतन प्रक्रिया में चिन्हों और प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, चिन्हों और प्रतीकों से बनती है क्या? भाषा। क्या? भाषा। तो हम कह सकते हैं कि भाषा के अभाव में चिंतन करना असंभव है। चिंतन करना असंभव है। आगे बात करते हैं इसकी कुछ परिभाषाओं की। चिंतन की कुछ परिभाषाएं हैं, बात कर लेते हैं परिभाषाएं। जैसे पहली परिभाषा गैरेट के अनुसार इन्होंने कहा था कि चिंतन एक प्रकार का अदृश्य व्यवहार है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आगे बात करते हैं एक और परिभाषा रॉस के अनुसार। नंबर 2, रॉस के अनुसार इन्होंने कहा था चिंतन। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बराबर वाले बेल आइकन को दबाइए ताकि। रॉस कहते हैं कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है। एक और परिभाषा की बात कर लेते हैं। उसके लिए पहले इतना समझ लेते हैं, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ पर मैं एक और परिभाषा लिख देता हूँ इसकी। परिभाषा बात कर लेते हैं नंबर 3, वैलेंटाइन के अनुसार। वैलेंटाइन कहते हैं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाना चाहिए या होना चाहिए जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी निश्चित लक्ष्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होते हैं।
प्रवाहित होते हैं। दोस्तों एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इनको समझते हैं कि ज़्यादा आसानी से हम इन्हें कैसे याद करें। तो हम बात कर रहे थे कि गैरेट में आपको दिखाई दे रहा होगा क्या, रैट यानी कि चूहा। दोस्तों चूहा हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है, हमारे कपड़ों को कुतर जाता है, खा जाता है और अपने बिल में घुस जाता है, हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन अपने पीछे क्या छोड़ जाता है, निशान। तो यहीं से हम इसकी परिभाषा के कीवर्ड बनाते हैं कि जो चूहा होता है अपने पीछे निशान छोड़ जाता है और हमारी आंखों से गायब हो जाता है। देखिए गैरेट के अनुसार क्या, चिंतन एक प्रकार का अदृश्य व्यवहार है। चूहा गायब हो गया, क्या छोड़ गया पीछे, अपने निशान अर्थात प्रतीक। फिर क्या होता है, हमें आता है गुस्सा, हम चूहे के पीछे भागते हैं लाठी लेकर और उसे मारने का प्रयास करते हैं। गुस्सा आता है, क्रोध आता है, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता कि बस वो दिख जाए और हम अपना बदला ले सकें। तो रॉस कहते हैं दोस्तों गुस्सा, रॉस मतलब गुस्सा, और गुस्सा हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, अर्थात ज्ञानात्मक पक्ष को, यानी कि जो हमारा ज्ञान का पक्ष होता है बुद्धि, उसे क्या कर देता है, भ्रष्ट। एक और बात कर लेते हैं इसकी, क्या कि वैलेंटाइन, इनकी परिभाषा को कैसे याद रखें। दोस्तों इनकी परिभाषा को याद करने के लिए हमें चाहिए कि ये क्या है, क्यों फेमस है वैलेंटाइन। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो दो युगल होते हैं वे अपनी चर्चाएं करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक चर्चाएं करते रहते हैं। उनकी चर्चाओं का एक केंद्र बिंदु होता है फिक्स, कि मेरी बात सामने पहुंचे और सामने वाले की बात मेरे पास पहुंचे, अर्थात हमारे जो विचार हैं वो बिना रुके एक दूसरे तक पहुंचे। तो दोस्तों यही इनकी परिभाषा है। देखिए क्या कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाना चाहिए या होना चाहिए जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार निश्चित लक्ष्य की ओर कैसे अविराम गति से अर्थात बिना रुके प्रवाहित होते हैं, वही कहलाता है क्या, चिंतन। किसने कहा, वैलेंटाइन। दोस्तों ये कीवर्ड्स हैं जिन पर आप एक बार टिक कर लीजिए, रेड कर लीजिए, ताकि आगे हमें याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं कि चिंतन कितने प्रकार का होता है। हेडिंग डालेंगे चिंतन के प्रकार। दोस्तों चिंतन 4 प्रकार का होता है। कितने, 4 प्रकार का। कौन कौन से 4? नंबर 1 मूर्त, नंबर 2 अमूर्त, नंबर 3 सृजनात्मक, और नंबर 4 विचारात्मक। बात करेंगे इनकी कि ये चिंतन हम कैसे पहचानें कि क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो मूर्त चिंतन है, व्यक्ति मूर्त चिंतन कब करता है? जब कोई व्यक्ति या बालक किसी ऐसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में सोचे या विचार करे जो उसके सामने हो, जिसे वो छू सके, पकड़ सके। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये मार्कर, अगर हम इसे देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, पकड़ रहे हैं, तो ये कैसी वस्तु है? मूर्त। तो जब हम इसके बारे में सोचेंगे तो क्या कहलाएगा? हमारा जो सोचना है वो कहलाएगा मूर्त। तो हम इसको लिख देते हैं क्या? मूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन। आगे बात करते हैं अमूर्त क्या होता है। अमूर्त
यानी वे चीजें जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, वे सभी चीजें कहलाती हैं अमूर्त। तो उन चीजों या उन वस्तुओं के बारे में सोचना अमूर्त चिंतन कहलाता है। आगे बात करते हैं क्या, सृजनात्मक चिंतन। जब हम किसी चीज की बनावट के बारे में विचार करते हैं या सोचते हैं किसी चीज की बनावट कि यह वस्तु कैसे बनी है या कैसे कार्य करती है, तब हमारा चिंतन कहलाता है क्या, सृजनात्मक चिंतन। बात करते हैं विचारात्मक चिंतन। दोस्तों यह चिंतन का वह प्रकार है जिसमें हम किसी विचार के बारे में सोचते हैं कि यह विचार सत्य है अथवा असत्य है। जैसे अभी हमसे कहा जाए कि 2 और 2 मिलाकर होते हैं 5, या हमसे कहा जाए कि 2 और 2 मिलाकर होते हैं 4, तो हमारे सामने यह एक विचार प्रस्तुत किया गया है। अब हमें सोचना है कि यह सही है या गलत। तो वो जो हमारा सोचना होगा वह कहलाएगा विचारात्मक चिंतन। आगे हम बात करेंगे क्या, चिंतन के साधन। आगे हमारा हेडिंग होगा चिंतन के साधन। दोस्तों चिंतन के साधन भी कितने होते हैं, 4। कौन कौन से होते हैं, बात कर लेते हैं इनकी कि चिंतन के साधन होते कितने हैं। एक बार आप ये लिख लीजिए, फिर हम बात करते हैं कि चिंतन के साधन कौन कौन से हैं। बात करते हैं दोस्तों क्या, चिंतन के साधन कितने होते हैं, 4। पहला होता है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब अर्थात इमेज। दूसरा होता है संप्रत्यय, संप्रत्यय अर्थात कंसेप्ट, क्या, कंसेप्ट। तीसरा होता है प्रतीक या चिन्ह अर्थात सिंबल या साइन, सिंबल या साइन। पांचवा होता है भाषा, चौथा होता है भाषा अर्थात लैंग्वेज। दोस्तों इन सभी को मिलाकर अर्थात इन चारों को मिलाकर होता है हमारे चिंतन का निर्माण। कैसे, अगर हमें किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में कुछ सोचना है, विचार करना है, तो हमें सबसे पहले चाहिए क्या, कि वह दिखता कैसा है, अर्थात उसका प्रतिबिंब हमारे समक्ष प्रस्तुत होना चाहिए। दूसरा, उस प्रतिबिंब का क्या कंसेप्ट है, कैसे कैसे वो बना। जैसे आपके सामने यह दिया गया चित्र है, अब आपको सोचना कब है, जब आप इसको देख पाएंगे, अर्थात इसकी इमेज को आप देख पाएंगे, तब आप ये सोच पाएंगे कि ये कैसे बना होगा। तो इसको बोलते हैं कंसेप्ट। तीसरा, चिन्ह हो या प्रतीक हो। तो इसमें क्या है, ये क्या है, प्रतीक है एक लाइन के, क्या है, प्रतीक है लाइन के। अब इसको बोलने के लिए क्या चाहिए हमें, भाषा। तो इसको जब बनावट हो जाएगी तो हम इसे क्या नाम देंगे, भाषा। दोस्तों इसके बाद एक और चीज है हमारी जो हमें डिस्कस करनी है, क्या, कि सबसे पहले चिंतन का मानचित्र निरूपण किसने किया था। सबसे पहले चिंतन का मानचित्र निरूपण किसने किया था। बात कर लेते हैं उनकी, क्या, सर्वप्रथम चिंतन का मानचित्र निरूपण किसने किया, तो उनका नाम है जोसेफ डी नोविक। दोस्तों इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक भी है। कैसे, बात कर रहे थे मानचित्र निरूपण की। दोस्तों सबसे ज्यादा मानचित्र का प्रयोग कौन करता है, यहाँ हम मानकर चलते हैं कि मानचित्र का प्रयोग सबसे ज्यादा कौन करते हैं, नाविक। तो नाविक से आपको याद रखना है क्या, नोविक। नाविक से याद रखना है नोविक।
ये था दोस्तों हमारा आज का डिस्कशन चिंतन का। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी नई नई वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों हमारे सीटेट का एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम में हमें क्वालिफाई करना है, जिसके लिए आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखें, क्योंकि हो सकता है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को आप स्किप कर दें। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉलेज को प्राप्त करें।